हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों फाइनली आ ही गई आपकी डेट है। स्पर्श को बहुत खुशी होगी। सबसे ज्यादा चिंता स्पर्श को थी, हम सब के लिए। क्यों स्पर्श? गोपाल, मैं तो उस दिन ढूंढ रहा था तुम्हें, जिस दिन ऑफलाइन सेशन रखा था मंडे को। मुझे लगा था तुम आए होगे तो उसी दिन पार्टी ले लेंगे तुमसे। अब नहीं आओगे क्यों भाई? कोई नहीं, मैं क्लास ही कंपलसरी कर दूंगा कि ऑफलाइन ही है। तो मैं, तुम्हारे साथ एक वो भी था ना, जशन भी था ना? हाँ वो बच्चों, इन्होंने वही रखा है कि सेक्शन 2 में चॉइस दी है, सेक्शन 1 में नहीं दी। और कौन सा रूल समझ नहीं आया? अभी तो देखो, उन्होंने ये कहा है कि सिलेबस तो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है। बस चॉइस दे दी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में। हाँ, मतलब ये अभी भी एक एम्बिग्विटी है कि सेक्शन ए में आउट ऑफ सिलेबस आया तो क्या होगा। तो मैंने यही सोचा है कि अगर तो अभी कोई जल्दी इसको लेके कोई क्लैरिटी आती है तो ठीक है। अदरवाइज व्हाट वी विल डू इज कि फिर हम कुछ पार्ट करेंगे उसका, है ना, जो सिलेबस कट हुआ है। मतलब हम रिस्क तो नहीं लेंगे। मतलब जो कोई पार्ट, वैसे अपने फिजिक्स में तो पार्ट है ही बड़ा कम जो कट हुआ है। मतलब बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हर चैप्टर से रिलेटेड। तो वो हम करने लगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत टाइम लगेगा। रिवीजन प्लान आपका ब्रॉडली सेम रहेगा। मतलब उसमें जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि मतलब जैसे एक जो आपका बीच में, वैसे मैं भेजूंगा आपको फाइनलाइज, कि जैसे जो बफर वाला पार्ट है वो, मतलब जो बफर वीक था ना एक बीच में, हमें वो कट करना पड़ेगा। और फिर टुवर्ड्स द एंड आपके फुल सिलेबस टेस्ट्स होंगे कुछ, लास्ट 10 days टाइप ना। एक बच्चों ये भी है कि मतलब हम सोच सकते हैं कि हाँ फेब में देखो कि क्या रहता है, कि सेक्शन ए में उन्होंने कट सिलेबस के डाले हैं कि नहीं डाले हैं। बट मुझे लग रहा है कि हम उससे पहले कुछ तो कर ही लेंगे, ऐसे हम रिस्क ना लें। और मेरे को तो ये लग रहा है कि वो उन्होंने जनरली बोल दिया 5, क्योंकि मतलब वो उनको लग रहा होगा कि ऐसे बिल्कुल स्पेसिफिक टॉपिक्स का देखना कि कौन सा पार्ट मतलब सिलेबस में है नहीं है। तो उन्होंने कहा इससे अच्छा बस एक चॉइस दे दो, अपने आप सब कवर हो जाएगा। हम बच्चों मतलब यस, मतलब हमारा फर्स्ट फोकस मेंस पे ही होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि जैसे मान लो फेब्रुअरी वाला अटेम्प्ट है, उसमें ही हमारे अगर अच्छा स्कोर आ जाता है तो हम आगे के लिए निश्चिंत हो जाते हैं, है ना, कोई टेंशन नहीं रहती। जैसे आप देखो, उज्जवल ने तो अगला मेंस दिया ही नहीं था, अप्रैल वाला, मतलब जब भी हुआ था। एंड बच्चों मतलब ये भी हो सकता है एक ना, मतलब बात सोचने वाली ये है कि अभी जैसे आपकी जब बोर्ड डेट्स आएंगी ना, बोर्ड एग्जाम्स की, मेरे को तो ये लगता है कि मतलब जिस मंथ में बोर्ड एग्जाम्स हो उस मंथ वाला तो पक्का ही देना चाहिए जेई मेंस। क्योंकि उसमें मतलब सबसे ज्यादा परसेंटाइल आएगी आपकी।
सर इसके अंदर मार्क्स देखेंगे कि परसेंटाइल मैक्सिमम? परसेंटाइल। क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम्स हैं, देखो जब सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स होंगे, आप सोचो उस टाइम पे मतलब बहुत कम लोग होंगे जो टेस्ट देंगे। अब वो कम लोग अगर टेस्ट देंगे तो आपकी परसेंटाइल ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। मतलब चांस बढ़ जाता है, 100% तो नहीं कह सकते कि भाई बढ़ेगी। आप ये कह सकते हो कि क्या पता वही सारे अच्छे बच्चे जिन्होंने पहले दिया था उन्होंने बाद में भी दे दिया। बट हाँ, जितनी रैंकिंग निकलती है सब कुछ निकलता है वो परसेंटाइल बेसिस पे ही निकलता है। वहाँ पे स्कोर्स लिखा हुआ था जो पढ़ा था। नहीं, वो उनका मतलब वही होता है, वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स बोलते हैं, मतलब वो परसेंटाइल ही होती है। तो जो स्कोर्स वाला सिस्टम है वो अच्छा नहीं है? मतलब जैसे परसेंटाइल में तो जैसे आप कह रहे हो ना कि वो बाद में किसी का 100 आ गया, वो अनफेयर नहीं है वो? एक्चुअली जब इतने सारे सेट्स होते हैं ना तो फिर स्कोर्स वाला सिस्टम फेयर नहीं रहता, इन द सेंस कि किसी में अच्छा, ओके। इजी आ गया, किसी में टफ आ गया, तो इसलिए परसेंटाइल रखते हैं। सर हाँ जी। सिर्फ जैसे सिर्फ जो 90 क्वेश्चन वाला हुआ है, अब जैसे जो हम्म, हमें 15 क्वेश्चन जैसे अब स्किप करने हैं, तो मतलब टाइम तो 3 घंटे है, तो उसमें मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा हाँ यस, थोड़ा सा? ये भी एक पॉइंट है कि मैं तो तुम्हें याद करो साल के शुरू में कह रहा था 90 क्वेश्चंस वाले टेस्ट दे दो, तब माने नहीं लोग। किस स्पीड बन जाएगी, याद है? तो यस, ये तो एक प्रॉब्लम है ही अब अपनी कि अ, अब 90 क्वेश्चंस पढ़ने तो पड़ेंगे ना, तो थोड़ा तो मतलब टाइम वेस्ट होएगा ही ऑब्वियसली, बट यस वो सबके लिए है। चलो, हाँ बच्चों, ये करते हैं। कितने लोग सर्दी का मतलब ऑनलाइन का फायदा उठाते हुए रजाई में बैठ के क्लास ले रहे हो, सही सही बताना। श्रीयत, यस सर। रजाई में हो ना तुम? नहीं मतलब पैरों पे है बस। अच्छा, ठीक है। चलो चलो बच्चों, बताओ इसमें डाउट्स। चैप्टर 2। 3। ये बच्चों सेकंड का आंसर मैच कर रहे हैं, चैप्टर 3 का सेकंड। कर रहा है। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं बन जाएगी कुछ? वैसे ऑप्शंस दूर हैं, हमें कुछ अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं हम। हम इसमें ये बनाएंगे कि इसको
बेसिकली जो हमें वैल्यू निकालनी है, हमें रेंज पता है कि 700 है, जो कि u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g हो गई, और हमें जो वैल्यू निकालनी है, जो हमारे काम की वैल्यू है h, वो हो गई r tan थीटा। तो हाँ, मतलब हम बच्चों एक चीज देख सकते हैं, ऑप्शन से ही हमें दिख रहा है कि वही जो y में वैल्यू है वो बहुत छोटी है ना, और जो रेंज है वो बहुत बड़ी है। तो थीटा स्मॉल ले लो, isn't it? उसी से ही काम बन जाएगा अपना, मतलब अप्रोक्सीमेट बन जाना चाहिए। मतलब ये बन गया हमारा 700 इज इक्वल टू 630 स्क्वायर इंटू, इसको थीटा ही छोड़ देते हैं, बाय जी। तो ये थीटा बन गया आपका 7000 बाय 630 इंटू 630, और जो हाइट चाहिए फिर वो बन गई देखा, मैंने कैलकुलेशन ठीक किया, कुछ मिस तो नहीं किया। इससे आंसर थोड़ा बड़ा आ रहा है। सर हाँ जी, एक 2 रह गया। सर इसमें हम मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं मानेंगे? क्या? सर जो राइफल रखी है, थीटा क्यों लिया इसमें? नहीं, हॉरिजॉन्टल क्यों मानोगे? सर हम उन्होंने कहा कि उसको तो जो वो चलाएंगे मतलब तो ये वो कह रहे हो आप कि हॉरिजॉन्टल। आपने ऐसे माना है कि गन ऐसे जा रही है कि उसको कितना यस। एंगल पे फायर करेंगे, हाँ जी। और आपने ये चीज निकाल दी। वो तो एक ही यस बात सर, हो गई ना, हाँ जी। वो तो नीचे ऊपर जो किया। तो ये बच्चे अप्रोक्सीमेट आ जाएगा आपका ना, ये 500 बाय 81 बन गया, राइट? आगे बच्चों। और बच्चों चैप्टर 4 सेकंड का आंसर ठीक है बच्चों? नहीं है। क्या आंसर आता है बच्चों इसका?
सेकंड में क्या करना है हमें, ए बी बीच में फ्रिक्शन है, बच्चों मैं देखो अब शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूँ, आई थिंक अब सबको ये समझ आ जाएगा मेथड। ए पे हम कितनी फोर्स लगाएं ताकि दोनों इकट्ठे मूव कर सकते हैं, वो 12 है। इससे हमें ये पता चल गया इकट्ठे मूव कर रहे हैं तो भाई एक्सेलरेशन सेम ही होएगी, तो एक्सेलरेशन हो गई 12/9 सीधा पूरी बॉडी का एफबीडी से। अब अगर हम बॉडी बी का एफबीडी बनाएं, बॉडी बी के एफबीडी में लिमिटिंग केस फ्रिक्शन आगे को लग रही होगी कितनी, म्यू 4g राइट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन क्या हो गई 4/3, तो यहां से म्यू की वैल्यू आ गई 1/6। तो बाद में भी आप देखो कि एक्सेलरेशन तो बाद में भी यही रहेगी, 4/3 रह सकती है क्योंकि वो तो पूरी बॉडी का एफबीटी तो सेम ही रहेगा। बस अब फर्क क्या हो गया कि फोर्स नीचे वाले पे हो गई, नहीं सॉरी एक्सेलरेशन वो नहीं हुई, म्यू 1/6 है। अब हम ये निकाल सकते हैं कि दूसरे केस में जो एफपीटी बन जाएगा उसमें क्या हो जाएगा कि ए और आपकी फोर्स बी पे लग रही है। अब ए के केस में अब ए के ऊपर सीधा उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब ऐसे केस में एक्सेलरेशन क्या होती है मैक्सिमम म्यू जी, तो अब एक्सेलरेशन 10/6 बन गई 5/3। तो इस केस में जो फोर्स हो गई वो क्या हो गई 9 इंटू 5/3, तो ये 15 हो गया राइट। इन्होंने क्या दिया हुआ है इसको ठीक कर लो। सर हम्म सर इन्होंने कहा है जब उस पे हमने 12 न्यूटन फोर्स लगाई है वो मिनिमम फोर्स लगाई है, पर हमने जो उस केस में फ्रिक्शन तो म्यू 4g ले ली। मतलब हम अगर 4 4 kg वाले ब्लॉक को देखें तो मिनिमम मतलब फ्रिक्शन ये तो हमने एक्चुअली मैक्सिमम तो ले ली, तो फोर्स मैक्सिमम नहीं वाली आएगी। नहीं एक सेकंड, मिनिमम फोर्स दैट कैन बी applied on A so that both blocks move together is 12। एक्चुअली तो यहाँ मिनिमम होना ही नहीं चाहिए, यहाँ तो मैक्सिमम होना चाहिए। वही हाँ, मतलब उसी के कारण कंफ्यूज हो रहे थे। मिनिमम की तो सेंस ही नहीं बन रही, मिनिमम तो 0 हो जाएगी फिर। 0 हो जाएगी हाँ। हम्म, तो यहाँ मैक्सिमम होना चाहिए और इन्होंने आंसर क्या दिया 27, तो उसको 15 कर लो। सर ये क्वेश्चन ओरिजिनली भी बोनस हुआ था। हाँ हुआ होगा, 14 में तो बहुत गलतियां थी। तो 14 वाज द फर्स्ट ईयर जब ऑनलाइन हुआ था, तो समझा नहीं उनसे। ट्वेंटी सेवन और किसी तरह बन सकता है ऐसे अगर हम सोचें धक्के से somehow। सर लिमिटिंग फ्रिक्शन को 12 के इक्वल कर दो, तब आंसर आ गया। बट उसका तो कोई सेंस नहीं बना है ना। यस सर। ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन,
हम्म ये जो वैसे यस आपके एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है, उसमें था कि दो बॉल्स के बीच में दो बॉल्स मूव कर रही हैं, और ये एक्चुअली इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाती है क्योंकि ये बेसिकली वो केटीजी वाला कंसेप्ट है, राइट? तो बच्चों आपको याद है जो आप केटीजी में डिराइव करते हो किसी एक मॉलिक्यूल के कारण एवरेज फोर्स, वो v से मूव कर रहा है और अगर वो उसने l ट्रैवल करना है तो हम एवरेज फोर्स कैसे निकाल लेते हैं? हम कहते हैं कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो 2mv अपॉन टाइम हो गया 2l/v, राइट? ये हो गया mv²/l। तो फॉर्म तो यही बननी है। अब बस ध्यान क्या रखना है कि क्योंकि बिकॉज ऑफ ये जो बॉल्स की डायमेंशंस दी हुई हैं और ऑप्शन से भी क्लियर हो रहा है कि बेसिकली कोई भी एक मॉलिक्यूल कितना मूव करेगा एग्जैक्ट अगर हम बात करें, राइट? क्योंकि कुछ डिस्टेंस तो उसी ने ले रखा है बॉल्स ने, तो ट्रैवल कितना होगा बच्चों? अगर n है, फ्री स्पेस कितनी है? l-2nr हो गई ना? तो बस आपने यहाँ पे l की जगह l-2nr से सब्स्टिट्यूट कर देना। सिक्स्थ, बीच में 0.1 है, उधर 0.15 है। फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन द ब्लॉक बी। इसके अंदर हमने एक्सेलरेशन या इक्विलिब्रियम अपने आप देखना है भी क्या होगा, या फिर हमें कुछ गिवन है पहले से? नहीं, गिवन तो कुछ नहीं है, हमें चेक ही करना पड़ेगा कि भाई पहले आप मतलब आप ट्राई करो फॉर द इक्विलिब्रियम केस। जैसे देखो अगर हम करें अच्छा, बट हमें फोर्स एफ भी बताई नहीं हुई। सर हम्म, तो अगर हम इक्विलिब्रियम से करें तो मतलब एफ आ जाता है, और जो बी पे वॉल के कारण फ्रिक्शन लग रही है वो भी आ जाती है। पर अगर हम उसी केस में अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन देखें तो सर बहुत कम आती है उससे। एक सेकंड, ए पे 20, तो इस पे अगर हम मान लें कि फ्रिक्शन फोर्स 20 ऊपर को लग रही है तो उसका मतलब बी पे नीचे को लग रही है, बी पे खुद का 100,
तो इस हिसाब से तो अगर इसको रेस्ट पे मानेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स 120 होनी चाहिए। इसके ऊपर मैक्स भी तो एक बार देखेंगे, हम्म मैक्स लग नहीं, बट सकता है। मैक्स देखें कैसे, क्योंकि एफ तो गिवन नहीं ना हमें। हम बस ये चेक कर सकते हैं, देखो जो एक बात, अगर मैं मान लो ये मानता फिगर, इसमें क्या कंफ्यूजन है भाई, यहाँ पे म्यू जो है वो है 0.15, मतलब अगर इसको फोर्स को एफ मान लें तो बेसिकली मैं ये मान रहा हूँ कि ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन है उसके हिसाब से बन गया कि 20 इज लेस देन इक्वल टू 0.1 एफ। भाई नॉर्मल रिएक्शन तो एफ ही होगा, है ना, हर तरफ। और इधर मैं मान रहा हूँ कि 120 इज लेस देन इक्वल टू 0.15 एफ। तो ठीक है, मतलब इधर से आया कि एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 200, इधर से आया कि एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 120 बाय 0.5 जो भी है। तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रही कि ठीक है फोर्स इतनी बड़ी होगी कुछ कि दोनों जगह सेटिस्फाइड है इसके अंदर हमने कोफिशिएंट्स का तो नहीं कहीं यूज किया ना? ना, बस इनडायरेक्टली यूज किया ये चेक करने के लिए कि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अगर कहीं मान लो कुछ उल्टा बन जाता है ना, कि एक केस में जाता है एफ लेस देन 20, दूसरे में आ गया एफ ग्रेटर देन 50, तो मतलब हमें पता होता कि जो हमने किया वो गलत है, फिर हमें कुछ और सोचना पड़ता। बट इस केस में वो पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चों आपको याद होगा, है ना, जैसे मैं आपको कहता होता था ना कि भाई मेंस में आपको पता चलेगा कि क्या क्या अप्रोक्सीमेशंस माननी पड़ेंगी। अब देखो यहाँ कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है ना कि रेस्ट पे है क्या है, वो तो सिचुएशन देख के ही आपको करना पड़ता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कुछ गिवन नहीं है। बच्चों एक सेकंड, बच्चों 8th क्वेश्चन छोड़ दो, गलत सा क्वेश्चन है, हुआ कुछ नहीं था इसका, बट कोई सेंस भी नहीं बनती कि कैसे सॉल्व करना है इसको। तो मतलब लीव दिस क्वेश्चन। आगे बच्चों, सर 9th। variation of speed and acceleration falling vertically in a viscous medium that applies a force F equal to minus kV। तो ये बेसिकली फ्लूइड्स वाला कंसेप्ट हुआ, जहाँ पे वो स्टोक्स लॉ वाला केस। तो स्टोक्स लॉ में हमें पता है कि स्पीड बढ़ती जाती है और बाद में कांस्टेंट हो जाती है स्पीड, मतलब फ्री फॉल में होती है बॉडी तो स्पीड बढ़ती जाती है और धीरे धीरे वो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है ना, और जब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। तो अब उस हिसाब से बची हैं दो ऑप्शंस 3 और 4। अब हमें बस ये देखना है कि एक्सेलरेशन का टाइम के साथ, खैर वो तो आप स्लोप से भी कंपेयर कर सकते हो ना कि कौन सा बनना चाहिए। नहीं, स्लोप से तो नहीं होगा, आपको वो रिलेशन निकालना सर वो पड़ेगा। तो हो जाएगा, मेरे को 1 और 3rd में कंफ्यूजन थी, मेरा 1 आ रहा था। अच्छा नहीं, 3 4 में से आएगा। ओके सर। सर हम्म अब जैसे अगर हमें फोर्स कुछ नेगेटिव साइन के साथ क्वांटिटी दी हुई है, हम्म तो जब हमें उसमें किसी चीज का भी रिलेशन से ग्राफ प्लॉट करना
है, तो हम उस हम्म। नेगेटिव साइन को कंसीडर करेंगे कि सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही लेना है। डिपेंड करेगा, मतलब ऐसे सीधा नहीं कह सकते, सिचुएशन देखनी पड़ेगी। सर अब जैसे ये वाला केस बता दो, जैसे इसी केस में इसमें अगर तो हम नेगेटिव नेगेटिव साइन के का साथ मतलब प्लॉट ये है करें, कि भाई फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट है, मतलब मतलब इसमें तो जो और तो कुछ, नेगेटिव साइन है इसको ग्राफ में नहीं यूज करना। मतलब यहाँ तो ऑप्शन से तो क्लियरली पता ही चल रहा है ना कि भाई v के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अब कहने को तो v डाउनवर्ड्स है, बट v को नेगेटिव थोड़ी लिया हुआ है हमने। सर इनमें से मतलब एक नेगेटिव नहीं होना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। वो तो अभी ना, अगर आप साइंस के साथ सोचोगे, सर मतलब आप ये मैथमेटिकली कहना चाह रहे हो, एक आता है। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि जो बॉडी है वो एक तरह से ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे उसकी एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी के अ, ऑपोजिट है। हाँ ऑपोजिट है वेलोसिटी के, यस सर। है ना, बट वही है, अब ऑप्शंस देख के आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि वो मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं। ओके सर। मतलब ये सिर्फ ऑप्शन से ही पता चलेगा कि इन्होंने माइनस साइन हाँ कंसीडर किया कि बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। सर सर अगर सपोज फोर्थ ऑप्शन का वो होती नन ऑफ दीज, तो हम 3 और 4 में से कौन सी ऑप्शन टिक करते? नहीं तो भी वो कर दो मैग्नीट्यूड वाली जो है, मतलब ओके वैसे ऐसा होता नहीं जनरली। ओके सर। आगे। थर्टीन्थ क्वेश्चन जो है बच्चों, सी ये बच्चों प्योर कैलकुलस की एप्लीकेशन है कि जो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा कि लेट्स से दिस इज x and this is y, right? तो what you can understand is कि ये बच्चों x²/4 plus y²/4 is equal to L², isn't it? Now differentiate this expression. सर y तो स्क्वायर ही आएगा, उसका हाफ नहीं होगा। हाँ right. Differentiate this expression, तो ये बन गया 2x dx/dt upon 4 plus 2y dy/dt equal to 0. अब बस यहाँ से दूसरी साइड ले जाओ, dy/dt को कंपेयर कर लो, और ये ध्यान रखना कि dx/dt को नेगेटिव में पुट करना है हम। सर यस तो जैसे इस क्वेश्चन में तो इन्होंने दे दिया कि उसके लेफ्ट राइट मूव करने से वो ऊपर नीचे ही हो रहा है सिर्फ। सर लेकिन अगर हम देखें पॉसिबल, ये मतलब पॉसिबल सा नहीं, मतलब ये ऐसे नहीं होगा कि जब ये मूव करे कुछ कर्व्ड पाथ में जाएगा। नहीं, यहाँ तो इन्होंने फिक्स ही कर दिया ना कि जो किस तरीके से बनाया है।
जो अरेंजमेंट, ये तो उस पर डिपेंड करता है कि जैसे मान लो अब ये पिवट्स ना होते, बीच में हिंजेस ना होते, तो मोशन कुछ और टाइप की हो जाती। तो वो तो स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा। आगे बचो, चैप्टर 5। सर इसके अंदर हमने जब dy by dt कंपेयर किया, मतलब हमें dv by dt नहीं करना इसके अंदर, बताना कि dv by dt। हाँ, नहीं मैंने तो बस मेथड बताया था, मैं तो ऑप्शंस देखी ही नहीं थी अभी। जैसे अगर यहाँ पे हाँ मतलब स्पीड की बात भी हो रही है और फर्दर ये भी बात हो रही है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्पीड, तो उसको चेक करने के लिए आपको यस फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, या फर्दर डिफरेंशिएट की भी जरूरत नहीं है। आप मतलब जो एक्सप्रेशन है ना उसमें एक्स वाई आ गए, आप उनसे भी कंपेयर कर सकते हो कि भाई एक्स कम हो रहा है वाई ज्यादा हो रहा है, तो उससे क्या होगा। हाँ जी, चैप्टर 5 सेकंड क्वेश्चन। ये बच्चा जैसे बिल्कुल ही मतलब ना सेहत किसके एंड में कह रहे हो डिस्कस करने को? सर क्लास के एंड में कर लेना डिस्कस। चलो मैं आपको एक हिंट सा दे देता हूँ, अभी क्लास के इन बिटवीन बच्चों ट्राई कर लेना अगर बीच में आपका डाउट ना हुआ तो। एक्चुअली क्या है ना, आप जैसे अब ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मतलब अगर आपको पता होगा आप तभी कर सकते हो, अदरवाइज आप कर ही नहीं सकते क्वेश्चन। तो मतलब वो एक आध साल तो बहुत ही ऐसे वियर्ड से क्वेश्चन आए थे। अब इसमें आपको क्या एक अजम्पशन लेनी पड़ती है कि मैं वो बता देता हूँ क्योंकि उसके बिना आप कर ही नहीं पाओगे। फिर ट्राई करो कि जैसे बेसिकली ये कैसे है, राइट? तो क्या हो रहा है कि इस एंड की वेलोसिटी v है और इस एंड की वेलोसिटी 0 है, तो ऑब्वियसली स्प्रिंग के अलग अलग पार्ट्स की वेलोसिटीज अलग अलग है। मतलब ये वैसा केस नहीं है कि मतलब सारे स्प्रिंग की वेलोसिटी v है, ठीक है? तो मैंने हिंट दे दिया, अब सोचो थोड़ा सा कोई assumption लेके। सर ये बेसिकली hint था बस। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी और फिर उससे एनर्जी निकलेगी। आगे बच्चों, सर फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड के आंसर में कुछ इशू है? ये 2m वाले की, अच्छा मतलब कि 2m ऐसे दिखाया कि नीचे से आ रहा है इस तरह से। थर्ड का आंसर नहीं आ रहा है, इज इट? क्या आता है बच्चों? सही दिया होगा सर। कंपोनेंट्स लेते हैं, इधर को u/2, इधर को मेरे को लग रहा है वो 2m के साइन का ही कुछ चक्कर होएगा पक्का। u√3/2, इसका इधर को u हो गया और u√3 हो गया। तो जैसे अगर मैं x की बात करूं तो ये क्या बन गया, 3mu
minus 3m u by 2 plus 2m u upon 6m. That's 3 by 2 plus 2. 7 by 12 की टर्म बनेगी ना। वही मैं कह रहा था ना, अगर इसका ये एरो उल्टा होता, अगर ये ऐसे दिया होता, फिर यहाँ ये प्लस की जगह ये माइनस आ जाता, तो ये माइनस u by 12 की टर्म बन जाती, जो 3 और 4 में बन रही है ना। तो वही चक्कर होगा, मेथड तो आपको पता ही है। यस सर, उससे मैच हो रहा है उससे। Fourth question. Spring of unstretched length L has speed of 300 meters per second into into 0.8 kg block of wood at rest on table. Coefficient of friction between block and table is 0.3. How far will block slide approximately? सर इस वाले का ना मीनिंग नहीं एक बार समझ आया, देख बता। हाँ वही, सेंस नहीं बन रही इसकी कुछ। तो 300 मीटर्स पर सेकंड क्या चीज है? छोड़ दो बच्चों, कुछ सेंस नहीं बन रही, कुछ मिसिंग है। आगे फिफ्थ में बच्चों, मतलब वो नहीं करना, वही गलती करोगे। जीपी नहीं बनानी कि आप कहो कि हर बार 1/nth वेलोसिटी नहीं लूज होएगी। बेसिकली आपको ये सोचना है कि मतलब वर्क डन बाय ईच प्लैंक इज सेम, उससे होगा फिफ्थ क्वेश्चन, राइट। अगर तो जीपी सोचोगे कि हाँ हर बार 1nth वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो फिर तो वो मतलब इन्फिनिटी आएंगे ऑब्वियसली, बट इस केस में जीपी नहीं बनती। मतलब जो वर्क डन बाय ईच प्लैंक है वो सेम है, ठीक है। बिकॉज हम क्या कह रहे हैं कि इसका लॉजिक क्या बनता है कि हर प्लैंक सेम फोर्स लगाएगा और सेम ही हर प्लैंक के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। सर वो गलत क्यों है वैसे सर? ये मतलब क्लियर नहीं वही मेंशन नहीं है कि मतलब नहीं, इसका क्या लॉजिक है कि आप कहो कि हर बार 1/nth वेलोसिटी लूज होएगी एक प्लैंक के थ्रू। फिर तो हम वो तो ये कह रहे इन्होंने हैं ना मतलब कि हम कह रहे हैं, उसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि हर प्लैंक डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। मतलब यस एक सर, हाँ प्लैंक जी। ने, उसका सेंस नहीं बनता ना। ये सर क्लियरली मतलब मेंशन कर नहीं रहा कि बस 1nth कर रहा है लूज एक प्लैंक, तो मतलब डिफरेंटली बिहेव करे तो चल जाएगा काम। ना यार कोई नया क्वेश्चन हो ना, उसमें तो आप पूछो। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो करे हुए हैं हमने, उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं पूछना चाहिए, या तो बस आंखें बंद करके कर देना चाहिए। और मतलब आते हैं ऐसे, आपको अब तो आइडिया लग गया। पहले तो चलो आप फिर बात
मेरी क्या शुक्र है कि सर एम ही बोल देते हैं, अब तो आपके सामने है। चलो आगे बच्चों। सर 8th का आंसर गलत है। ये सारे इकट्ठे ही है क्या, ऐसा स्ट्रेच? वर्क एनर्जी में है, सारे इकट्ठे कर दिए उन्होंने। एट का क्या बच्चों, ए आर है? जीरो 0.04 आ रहा था। यस सर 0.04 40 मीटर आ रहा है सर। 40 मीटर जाता है, ठीक है। मेथड तो सबको पता ही है इसमें, है ना, क्या करना। इन्होंने क्या दिया हुआ है? पॉइंट 30। Ninth also not matching. फिर इसका 1/6 आ रहा है। एक चीज पूछनी है सर इसके अंदर भी, जैसे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ना मेरी नेगेटिव में आ रही है, पर जो आंसर है वो मतलब पॉजिटिव में दोनों लेके ऐड किए हुए हैं। मैं भी एग्जैक्टली वही देख रहा था। ये एक बच्चे के ना बड़ा ध्यान रखना होता है। मैं एक बार क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। 9th सी मतलब एक पार्ट तो आपको पता ही है कि आप अल्फा आर स्क्वायर को mv² बाय आर पुट करके काइनेटिक एनर्जी तो आपकी हाफ अल्फा आर क्यूब आई गई, ठीक है। आई थिंक हमने रिसेंटली इससे रिलेटेड बात भी की थी, है ना। एक क्वेश्चन में हम फंसे थे साइन को लेके, मैंने आपको बताया था पूरा कि क्या करना है ना। देखते हैं यहाँ पे वो चीज लग पाती है। अब ये जो फोर्स है बच्चों, बेसिकली हमें ये समझना है कि इस फोर्स से जब आपको वो निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो वो पॉजिटिव आनी चाहिए या नेगेटिव आनी चाहिए, है ना। एक मिनट सोचो जरा बच्चों, मैं आ रहा हूँ।
हेलो। हाँ बच्चों, तो यस वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए, बताओ मुझे बच्चों। यस ऑफ कोर्स बाउंड सिस्टम है ये। बट इन्होंने यहाँ पे एक बात मेंशन कर दी है कि टेक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 फॉर आर इक्वल टू 0। जो हमारा नॉर्मल सिस्टम होता है वहां पे आर इक्वल टू इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, ये ध्यान रखो। मतलब अगर हम बिल्कुल बेसिक मेथड से सोचें, आप कैसे डिराइव करोगे इस चीज को कि आर डिस्टेंस पे जो फोर्स है वो ऐसे लग रही है अल्फा आर स्क्वायर, करेक्ट। और डी आर वेक्टर हम बाय डिफॉल्ट ऐसे लेते हैं, तो अब हम क्या लिखेंगे, u at r minus u at 0 is equal to minus f dr, f dot dr। अब f dot dr में एंगल 180 बनेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये अल्फा आर स्क्वायर डी आर बनेगा फ्रॉम 0 टू आर। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो अल्फा आर क्यूब बाय 3 बनेगी, पॉजिटिव ही बनेगी। क्या ये बात समझ आई बच्चों? है ना? तो प्लीज टेक केयर, इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। आगे सर 14th क्वेश्चन में टाइम गलत दिया हुआ। अच्छा देखते हैं 11th क्वेश्चन। तो हमें कहा है कि एनर्जीज लॉस्ट जो हैं पी क्यू और पी आर वाले पार्ट में वो सेम है। तो 11th में बच्चों सी पी पे रेस्ट पे है, आर पे रेस्ट पे है, तो जो टोटल एनर्जी लॉस्ट हुई वो तो एम जी एच हुई। राइट, तो अब हमें ये कह दिया कि दोनों में इक्वल हो रही है, तो क्यू आर में एनर्जी कितनी लूज हुई, एम जी एच बाई 2, और वो वैसे कितनी होएगी, म्यू एम जी एक्स बाई 2 इज इक्वल टू
mgh/2। एक रिलेशन तो ये बन गया। सर म्यू mgx/2 क्यों करा? अच्छा नहीं, हाँ यहाँ 2 नहीं आएगा। यहाँ पे पी क्यू और पी आर की सेम नहीं थी? पी क्यू एंड पी आर, ये मिसप्रिंट है क्या? पी क्यू और पी आर की सेम कैसे हो सकती है? सर ये ऐसे वहाँ क्यू आर आएगा। और यहाँ पे जब हम कहते होते हैं एनर्जी लॉस, तो उसके अंदर फ्रिक्शन से नहीं लेंगे, मतलब फ्रिक्शन की भी लॉ? ये दोनों आएंगी, पोटेंशियल काइनेटिक। तो अच्छा, एक रिलेशन ये बन जाएगा, एक रिलेशन आप पी क्यू पार्ट में बना लोगे ऐसे ही, है ना, उससे सॉल्व हो जाएगा। पी क्यू पार्ट में ऑब्वियसली वो फ्रिक्शन का हमें वो देखना पड़ेगा, वो जो एंगल के साथ बनेगा वर्क डन। सर हाँ सर वो जो yes। वो वाला क्वेश्चन था जिसमें आपने कहा था कि वो डिस्ट्रीब्यूशन सी होगी वेलोसिटी की, उस क्वेश्चन में हमें स्प्रिंग का के नहीं दिया हुआ। के क्या करना है? नहीं, वो जो एनर्जी जाएगी, मतलब उस स्प्रिंग कांस्टेंट का नहीं कुछ उसमें, मतलब स्प्रिंग एनर्जी में नहीं कुछ फर्क पड़ेगा? नो नो, हमें तो काइनेटिक एनर्जी बतानी है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट का तो पोटेंशियल एनर्जी से लिंक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होता है, हम उसे इंटीग्रल एफ डी एक्स लिख सकते हैं। हाँ, इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स तो कहीं पे भी लिख सकते हो, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हमने ये क्यों कहा था कि हम उसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? मतलब आप इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे, फिर अभी हमने मतलब फ्रिक्शन आपको को इंटीग्रेशन करने के लिए आपको मतलब पाथ गिवन होना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेट कर पाओगे। विदाउट नोइंग द पाथ इंटीग्रेट होगा। ओके। सर इसके अंदर एक बारी वो दोबारा निकालना जो अभी कर रहे थे हम 11th वाला। सर इसके अंदर हम जब एनर्जी लॉस पी क्यू क्यू आर का सेम किया तो हमने मतलब टोटल फ्रिक्शन वाला कर देंगे ना हम सेम दोनों में, क्योंकि हमने तो टोटल एनर्जी लॉस सेम करना है। मतलब पी क्यू में भी तो फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। तो पी क्यू का एनर्जी लॉस भी मतलब उसके अंदर हमने फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं लिया जब हमने उसका बात कर रहे हैं पी क्यू की एनर्जी लॉस में? नहीं मतलब हम वो तो एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट टू फ्रिक्शन, राइट? मतलब इनिशियल एनर्जी सिस्टम के पास क्या है, mgh है, यस यस सर। है ना, बाद में उसके पास एनर्जी 0 हो गई, वो एनर्जी गई कहाँ? फ्रिक्शन के पास सारी, बिल्कुल हाँ। राइट? तो हम ये कह रहे हैं कि उसको हमने ये कहा है कि आधा आधा डिवाइड कर दिया, कि मतलब कि हमें पता है कि टोटल एनर्जी जो लूज होनी है वो तो mgh ही हो सकती है, मतलब उसमें अलग से नहीं फ्रिक्शन का आएगा अब कुछ। मतलब वो तो एनर्जी फ्रिक्शन, मतलब वो एनर्जी क्यों लूज हुई, इसीलिए तो लूज हुई ना, क्योंकि फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क किया। हमें उसको मतलब अलग से दोबारा नहीं कंसिडर करना फ्रिक्शन में, मतलब एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। आगे बच्चों, फोर्टीन्थ
हाँ, क्या कह रहे थे, इसमें क्या चीज नहीं है? सर टाइम को 10 सेकंड कर दो तो हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। राम, ये क्या लिखा है आपने के? सर अगर हम अच्छा यार, ए को वो कर दोगे, ठीक। और कोई क्वेश्चन बच्चों इसमें? ठीक है, हो गया। 16 का आंसर भी गलत है। 3H आएगा। इसने एक एच नहीं लिया वो, यस सर, स्टार्टिंग वाला। स्टार्टिंग का नहीं लिया वो। ठीक है, अब बच्चों मान लो ये आ ही गया, तो फिर ऑप्शन में से फिर आप 2H ही करोगे, है ना? यस सर। यस। वह इसमें थे ही नहीं क्या कहीं? इसी में ही है, बस यही है। तो यूनिट्स वाली शीट में है सारा। ये वाली? नहीं, ये वाली नहीं, एक एडवांस वाली जो यूनिट्स वाली थी ना, उसके अंदर उसके बाद में मोशन शुरू हो जाता है। अच्छा, मुझे लग रहा है इसमें एक शीट 1 होगी जो मेरे पास नहीं है। चलो पहले इसके कर लेते हैं बच्चों, इतने में मैं उसको डाउनलोड करता हूँ। सर्कुलर मोशन अलग से इसलिए नहीं है, मतलब वो मिक्स मैच ही है वर्क एनर्जी और काइनेमेटिक्स में ही। इसमें बताओ बच्चों। आराम पूछो। सर एक मतलब सर्कुलर का डाउट था। हम्म सर जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, क्या जो एंगुलर वेलोसिटी होती है? हाँ, फिर उसकी डायरेक्शन हम कहाँ से देख रहे हैं वहां से डिपेंड नहीं करती? मतलब बेसिकली हम ये मानते हैं कि वो मतलब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ही होती है, कि हमें जैसे मोशन क्लॉकवाइज दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, उसी के हिसाब से हम आंसर कर देते हैं। सर मतलब अगर पूछा हो कि क्वेश्चन में स्पेशली कि उसकी डायरेक्शन क्या है, तो सर हम कहाँ से देखेंगे, ऊपर से या नीचे से? नहीं मतलब आपको ये तो क्लियर हो रहा होगा ना कि आपको वो चीज क्लॉकवाइज दिख रही है या एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। यस सर। बस उससे आप बता दोगे। ओके सर। बच्चों मीनवाइल किसी के पास अगर पीडीएफ है तो मुझे वो करना व्हाट्सएप।
वो लर्नर से डाउनलोड नहीं हो रही, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ जी, 10th क्वेश्चन। तो बच्चों ये एक केस जो हमें बच्चों याद रखना है कि जो पावर होती है इस केस में दैट इज प्रोपोर्शनल टू v क्यूब। वो क्यों होता है? बिकॉज ये वाला जो केस होता है इसमें फोर्स कैसी होती है? फोर्स वो रो ए वी स्क्वायर टाइप्स की होती है ना। तो पावर को जब आप फोर्स इनटू वेलोसिटी करोगे तो वो रो ए वी क्यूब की टर्म बन जाती है। आगे सर यस। ये जो 10th वाला वो प्रूव नहीं कर सकते, मतलब जैसे मैंने तो काइनेटिक एनर्जी पहले लिख ली कुछ उसका एरिया मान के और एडीएक्स डीएक्स लेंथ की वॉल्यूम कर सकते हो, एक ही बात है। मतलब बिना वो फोर्स डी के बाई किया डी, था। हाँ हाँ वो तो डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर कर दोगे तो यस सर। यहाँ डी बाई डी टी आ जाएगा, वो बात तो एक ही है। आगे बच्चों, ट्वेंटी वन। तो बच्चों देखो, एक तो हमें पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी मतलब सी तो आ ही नहीं सकता क्योंकि मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी बीच में जीरो होगी, राइट। तो अब है ग्राफ की वेरिएशन देखनी है हमें। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टी जो ग्राफ होगा वो किस टाइप का होगा? मतलब v इक्वल टू जी टी होगा तो काइनेटिक एनर्जी टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गई ना, तो पैराबोलिक हो गया ग्राफ। तो फिर बी आंसर आएगा। ठीक है, सी तो हो ही नहीं सकता, राइट। 14th क्वेश्चन में बच्चों देखो, जो 14th का आंसर बच्चों ठीक है गलत है? ये वैसे आपके एक्सरसाइज 3 का है क्वेश्चन 14। मतलब इस केस में बच्चों बस जो गलती की होगी वो यही है कि जो सेकंड वाला केस बना हुआ है, सेकंड वाले केस में स्प्रिंग S2 जो है वो स्ट्रेच नहीं होगा। क्योंकि M2 तो वॉल के साथ फिक्स नहीं है ना। तो अगर आप ब्लॉक बी को टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करोगे तो पूरे का पूरा ही वो स्प्रिंग ही शिफ्ट हो जाएगा। फिर इसका बी आंसर आ रहा है। गलत दिया क्या पीछे? ई दिया हुआ है। इसको ऐसे छोड़ा है हमने, तो राइट नाउ जो एनर्जी है के क्या है, दोनों के सेम है? नहीं, के एंड 4 के, किसका के है किसका 4 के? S1 का के, S2 का 4 के। तो मतलब पहले एनर्जी ये हो गई, बाद में सारी की सारी एनर्जी 4K में चली जाएगी।
हाँ बी आएगा, यस बच्चों। आगे बच्चों। इलेवेंथ का भी आंसर गलत है। बच्चों 1 मिनट। चलो आगे। मल्टीपल थर्ड। ये गिवन होना चाहिए ना कुछ कि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। ये ऐसे इलास्टिक मान के ही होगा बच्चों, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसमें क्या होगा ना, थर्ड में पहले तो आप ए और सी में कोलिजन की कंडीशन लगा दोगे। मतलब बेसिकली तो सी का रोल क्या है, सी और ए की तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी ना सीधा सीधा, तो इसकी वेलोसिटी वी हो गई बस, और तो ब्लॉक सी का कोई रोल ही नहीं है।
अब ये जो केसेस दिए हुए हैं बेसिकली मैक्सिमम कंप्रेशन कब होएगी, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी बाद में किसी इंस्टेंट पे। तो आप क्या करोगे, एक तो मोमेंटम कंजर्व करोगे और एक एनर्जी, उससे हो जाएगा। मतलब बस कंडीशन ये लगानी है कि बाद में वेलोसिटी सेम हो जाएगी एट मैक्सिमम कंप्रेशन। तो वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, वेलोसिटी सेम हो जाएगी। सर जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसके अंदर मतलब ऐसा क्वेश्चन एक कॉपी में भी है, वो मेरा मतलब पूछना था मैंने, मतलब यहीं पे एक बार देख लो कि ना, मतलब ये तो मेथड सही है भी, ऐसे ऐसे मतलब एक और मेथड था भी, मैंने ना रिलेटिव फ्रेम में मतलब मैंने पूछना था भी, जैसे रिलेटिव फ्रेम में अगर हम करें तो वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी जीरो कर देंगे। तो मैं ये पूछ रहा था भी हाँ रिलेटिव फ्रेम में वर्क एनर्जी लगा सकते हैं, होती है मतलब वर्क हाँ एनर्जी? हाँ हाँ लगा सकते हो। बस ये है कि फिर सारा कुछ उसी फ्रेम में लेना है, हाँ काइनेटिक एनर्जी भी और सब कुछ। yes। आगे बचाओ। 1 का डी, बताओ बच्चों 1 का डी आएगा कि नहीं आएगा? फिर जो सराउंडिंग अर्थ थी उसको भी हम अर्थ का पार्ट ही मानते हैं ना। नो, बॉल अर्थ तो दो बॉडीज हुई, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए। मतलब वो एनर्जी तो हीट में लूज हो गई ना सराउंडिंग्स में। नहीं आना चाहिए बच्चों, डी नहीं आना चाहिए। नहीं, हाउ डू वी नो कि एनर्जी अर्थ के पास गई? सर बॉडी डिफॉर्म नहीं होगी, हम्म? बॉडी डिफॉर्म होकर पोटेंशियल में भी नहीं, कन्वर्ट होगी सी फिर। इनइलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन में तो एनर्जी लॉस किसी भी रीजन मतलब फॉर्म में हो सकता है। साउंड है जैसे फॉर एग्जांपल साउंड प्रोड्यूस हुई, तो अब वो जो एनर्जी है वो तो लूज ही हो गई ना, या हीट प्रोड्यूस हुई, सर आप तो अर्थ ये के एनर्जी अब अर्थ के पास तो नहीं रही। सर आप इसके अंदर अर्थ मतलब जमीन लेके चल रहे हम्म, हो? ओके सर। अर्थ मतलब वो जो मतलब अर्थ प्लैनेट गोल, मतलब हम एटमॉस्फेयर को नहीं ले रहा मैं। हाँ सर एटमॉस्फेयर को क्यों नहीं ले रहे? नहीं मतलब सी इट्स लाइक सेइंग कि मतलब ये तो दो फिजिकल बॉडीज हो गई ना, बॉडी एंड अर्थ। मतलब जो उनके बीच के सराउंडिंग्स हैं उनको हम कैसे लेंगे और किस लिमिट तक लेंगे, ये तो एम्बिग्युइटी हो गई ना। हम कोई डिफाइन थोड़ी कर सकते हैं, वो तो अब साउंड वेव क्रिएट हुई, अब वो साउंड वेव कहाँ तक ट्रैवल कर रही है, किस लिमिट तक आप लोगे। सर जो जैसे जो साउंड वेव बनी वो मतलब अर्थ का एटमॉस्फेयर तो नहीं मतलब क्रॉस कर सकती? क्यों नहीं कर सकते? फिर उसके बाद तो मतलब वैक्यूम है वो खत्म नहीं हो जाएगी बिल्कुल ही? मतलब जैसे हम कहते हैं कि मतलब मैं कहूँ कि दो बॉडीज के बीच में एक इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, उन दो बॉडीज की एनर्जी कंजर्व्ड है कि नहीं कंजर्व्ड? उनकी तो नहीं कहेंगे, लेकिन सर यहाँ पे अर्थ का वो थोड़ा सा एम्बिग्यूटी सी आ गई ना। हाँ मतलब वो थोड़ा सा, वही मैं कह रहा हूँ कि एम्बिग्युइटी है थोड़ी। सर हम्म, सर हम जो हीट लॉस लेते हैं वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्यों नहीं लेते हैं, मतलब बाकी फैक्टर को कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है ना, हम ये नहीं कह सकते कि जो एनर्जी लॉस हो रही है वो सिर्फ डिफॉर्मेशन में चला गया। पोटेंशियल एनर्जी तो हम तब कहते हैं अगर हम ये कह पाते हैं कि हाँ जी सारा डिफॉर्मेशन में गया। एनर्जी लॉस तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, स्पार्किंग भी हो सकती है, मतलब ईएम वेव्स भी प्रोड्यूस हुई हो सकती हैं। तो हम कहते नहीं कि कोलिजन के केस में हीट साउंड लाइट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ओके सर। तो बच्चों डी नहीं मार्क करना चाहिए, ठीक है? मतलब
अब आएगा तो फिर ऑब्वियसली ने दोनों को मार्क्स देने पड़ेंगे, फिर आना जो भी होगा चल गया होगा। आगे बच्चों, फिफ्थ का आंसर बच्चों ठीक है गलत है? फिफ्थ किसका एसीडी कह रहे हो आप? ये कॉम्प्रिहेंशन का, मल्टीपल का? मल्टीपल का। ये भी अपना एक्सरसाइज 3 का ये क्वेश्चन है ना? मल्टीपल में क्या बन रहा है? हमें कहा कौन सी ऑप्शन नहीं है अलाउड, तो हमें फाइनल मोमेंटम 0 करना है, तो ए नहीं हो सकता ऑफ कोर्स, बी हो सकता है, डी नहीं हो सकता क्योंकि डी 0 करने के लिए B1 को 0 करना पड़ेगा, है ना, जो कि नहीं हो सकता। ए और डी आएगा, है ना? बी सी दिया हुआ है। अच्छा उल्टा दे दिया होगा उन्होंने। Yes. सर सी में भी सेकंड जो P1 डैश है उसमें B2 के आगे आई कैप लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, ये तो मिसप्रिंट है, मतलब ये जे कैप होगा। सर ये मिसप्रिंट कैसे है? मेरा मतलब कि एक्चुअल क्वेश्चन में जे कैप ही था यहाँ पे, मतलब ऑफ कोर्स अगर आई कैप है फिर तो चेंज ही हो गया सिस्टम। हाँ जी। अच्छा बच्चों कैसे करना है जो मतलब बाकी क्वेश्चंस हैं? कल रख लें क्लास? कल रख लेते हैं क्लास, है ना? आई थिंक हाफ आवर टाइप्स की होएगी, उसमें खत्म हो जाएगा। रात को रख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब कहो। रात को 9 बजे रख लें आज? ठीक है भाई, सबको बताओ। गोपाल, खुशी, श्रीहित बताओ कुछ। ठीक है? जसनूर? यस सर। बस ठीक है, फिर 9 बजे रख लेते हैं ना। ठीक है बच्चों, ओके।